Hello friends, welcome to the Gyan Yatra. This is Anurag Singh. Today we will understand the second chapter of the physics in class 9, that is force and laws of motion. बेसिकली इस चैप्टर में हम देखिए मोशन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, फर्स्ट चैप्टर जो था फिजिक्स का। लेकिन लॉज उसके पढ़ने हैं। लॉज मीन्स कि न्यूटन्स लॉ, उसके मोमेंटम्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लॉज पढ़ रहे होंगे, यानी न्यूटन के तीनों लॉज पढ़ रहे होंगे। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ही मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे हम। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड ये सब लेकर के हम जो है सेकंड पार्ट की वीडियो जो है अपलोड करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये हाँ ठीक है, उतना सा पार्ट पढ़ेंगे। थोड़ा सा ग्रेविटेशन का पार्ट ले लेंगे, हालांकि वो ग्रेविटेशन सेकंड टर्म का चैप्टर आता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ग्रेविटेशन का पार्ट लेकर के ही चलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हमने न्यूटन के बारे में सुना ही है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानते ही होंगे फिलहाल। देखिए क्या होता है कि न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है लॉ ऑफ मोशन लिखा है। किधर लिखा है? अपनी एक बुक में लिखा है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। ठीक है, उस बुक का नाम है प्रिंसिपिया, 1687 में पब्लिश की गई थी। तो न्यूटन ने उसमें क्या बताया? न्यूटन इज नॉन एज व्हाट, फादर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। इन्होंने 3 लॉज दिए हैं। सबसे पहले हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं छोटा सा लेकर के, फिर उसके बाद हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी बॉडी मेंटेन्स इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, है ना। हर कोई जो बॉडी रहती है वो अपनी इनिशियल स्टेट, जैसे भी इनिशियल स्टेट में वो रहती है, चाहे वो रेस्ट की पोजीशन में हो या मोशन हो। लेकिन मोशन किस कंडीशन की? यूनिफॉर्म स्पीड की। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में कहूँगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब ऑलरेडी जो है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कभी स्पीड बढ़ जाना, कभी कम हो जाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर ऑलरेडी कोई फोर्स काम कर रही है। ठीक है, तो अगर किसी किसी भी तरीके की फोर्स अप्लाइड नहीं है तो कोई भी बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन में रहेगी। अगर तो इनिशियल पोजीशन हमेशा या तो रेस्ट कंडीशन होती है या तो यूनिफॉर्म मोशन ली जाएगी इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो उसको हाँ, कोई भी बॉडी इस तरीके की चीज़ों को मतलब मेंटेन करती है, अपने इनिशियल स्टेट को मेंटेन करती है ना। तब कब तक मेंटेन कर सकेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, एक्सटर्नल पावर अप्लाई ना हो, और दैट एक्सटर्नल पावर है ना, जो कि उसको चेंज कर देता है, उसके मोमेंट को, उसके स्टेट को चेंज कर देता है, इनिशियल स्टेट को, दैट इज नॉन एज फोर्स। क्लियर? तो ये जो पहला लॉ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, लॉ ऑफ गैलीलियो। गैलीलियो ने भी ऐसा ही लॉ दिया था। और इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बॉडी, मैंने बताया ना अभी, जो इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट या इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन, एक्चुअली यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये जो है ना, इसको पॉजेस करने की जो पावर होती है, इसी को इनर्शिया बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं इधर। Inertia is that property of a body by virtue of which the body opposes, है ना, बॉडी अपोज करती है किसी भी तरीके के चेंज को इन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो रोकने की कोशिश करती है। जैसे कोई बॉडी क्या बोलते हैं, रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, तो उस पर फोर्स अप्लाई होगी तभी वो मूव करेगी, अदरवाइज वो कभी भी मूव नहीं करेगी। ठीक है, वो अपनी पोजीशन को रोकने की भी कोशिश करती है। अगर आप देखें, एक ग्लास ले लें और उस पर, हमने इस तरीके की एक्टिविटी की होंगी कभी ना कभी। एक ग्लास लिया जाए, उस पर कोई बोर्ड सा रख दिया जाए, ठीक है, कोई पेपर रख दें आप, और इस पर कोई कॉइन रख दें। जब आप उस पेपर को सडनली खींचेंगे तो फिर वो कॉइन जो है उस पेपर के साथ बाहर नहीं गिरेगा, जबकि वो कॉइन जो है उस ग्लास में जाकर के गिरेगा। ठीक है, क्यों गिरेगा? क्योंकि उसको, उसकी जो इनिशियल स्टेट थी वो क्या थी? वो थी स्टॉप कंडीशन की, रेस्ट कंडीशन की। ठीक है, तो रेस्ट कंडीशन में ही रहना पसंद करेगा। तो वो जो अपने फोर्स लगा है ना, वो पेपर के थ्रू जो फोर्स लगा, वो उसको अपोज करता है। अगर वो उसको अपोज सही तरीके से कर पाता है, मीन्स कि उसकी जो इनर्शिया है वो हमारे द्वारा की हुई एक्सर्टेड फोर्स से अगर ज़्यादा हुई, तो फिर वो अपने पोजिशन को रिटेन कर सकता है, अदरवाइज फिर वो साथ में आकर के बाहर गिर जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ें आती हैं दैट इज़ इनर्शिया।
आप अगर बस में मूव कर रहे हो, बस में कहीं आप जा रहे हो, सडनली कोई ब्रेक लगता है, ठीक है, तो सडनली ब्रेक लगने से क्या होता है, बस की डायरेक्शन में एक्चुअली आप बैठे थे हैं सीट पर, लेकिन आप उसी स्पीड से एक्चुअल में मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, विद द बस एक्चुअली। तो जब आप उसी स्पीड से मूवमेंट कर रहे हैं तो बस जब ब्रेक लेगी तो उसकी आपकी भी स्पीड सेम ही है। सपोज मैं बोलूँ कि 40 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड है, तो आपकी भी स्पीड, उस बस में बैठे हुए हैं आप या खड़े हैं, तो आपकी भी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ही मानी जाएगी। अब होगा क्या कि जब बस सडनली ब्रेक लेगी, एकदम से ज़ीरो स्पीड पर आती है, तो आप भी ज़ीरो पर आते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो तो इनिशियल स्टेट क्या थी उसकी, उसके यूनिफॉर्म मोशन दैट वाज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उस स्पीड से वो चल रही थी यूनिफॉर्म स्पीड से। अब होता क्या है कि एकदम से फोर्स अप्लाइड होती है और फिर वो हमको एकदम से ज़ीरो में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जबकि हम तुरंत ज़ीरो में नहीं आ पाते, हम उसको अपोज करते हैं। अपोज करने का मतलब आप देखते होंगे कि आपकी बॉडी एक बार को आगे की ओर झुकती है, होता है ना ऐसा। तो ये चीज़ जो है, इसी कंडीशन को इनर्शिया बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया वो क्या है, वो यही है कि ये बताता है कि कोई चीज़ जो है अपनी इनर्शिया को मेंटेन करने की कोशिश करती है, और उसका जो अपोज करता है ना, जो उसको चेंज कर सकता है, जो उसकी इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट या इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन को चेंज कर सकता है, दैट इज नॉन एज व्हाट, फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। देखिए इनर्शिया जो है दो तरीके की है ना, क्योंकि दो पोजीशंस को चेंज कर रही है ये, है ना, पहली पोजीशन रेस्ट कंडीशन की हुई और दूसरी पोजीशन जो है मोशन की हुई। तो क्योंकि दो चीज़ों को चेंज कर रही है, इसलिए इनर्शिया विल बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट विल बी द इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड द सेकंड विल इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं हम जरा इनर्शिया के, क्या एग्जांपल हो सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल्स, व्हेन अ कार और ट्रेन स्टार्ट सडनली, है ना, आप एकदम उसमें बैठे हैं और एकदम से वो स्टार्ट कर जाते हैं, या बाइक पे बैठे हैं, एकदम से जो है एक्सेलरेटर दिया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है पीछे बैकवर्ड जो है गिरती है ना, बैकवर्ड मूवमेंट उसकी होती है। क्यों क्यों क्योंकि हम तो रेस्ट कंडीशन में बैठे हुए थे, ठीक है, तो क्योंकि एकदम से फोर्स अप्लाइड होता है आगे की तरफ, तो हम जो है उसके साथ आगे की तरफ नहीं जाते, हम उसको अपोज करेंगे, और अपोज हमेशा उल्टे साइड होता है, दैट्स वाई हम किधर जाएंगे, पीछे। क्लियर। तो पैसेंजर बेंड्स बैकवर्ड। क्लियर। अच्छा, व्हेन अ रनिंग हॉर्स स्टॉप सडनली, ठीक है, भागता हुआ घोड़ा एकदम से रुक जाए, तो राइडर किधर की ओर झुकेगा, फॉरवर्ड झुकेगा। क्यों, क्योंकि वो रुका तो वो अपोज कर रहा है बैकवर्ड साइड, तो राइडर किधर अपोज करेगा, अपवर्ड साइड, सॉरी फॉरवर्ड साइड, ठीक है। अच्छा, व्हेन अ कोट या ब्लैंकेट इज बीटन बाय स्टिक, ठीक है, जब हम इसको पीट रहे होते हैं, है ना, तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होते हैं। कैसे रिमूव होते हैं मालूम है, जब हम उसको पीट रहे होते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि ब्लैंकेट को हमने उठा करके झटका, ठीक है, जब हम झटकते हैं उसे, तो एक पोजीशन पर ब्लैंकेट आता है और देन हम सडनली उसको नीचे कर देते हैं, बट डस्ट जो है उसमें वो पोटेंशियल नहीं होती कि वो साथ साथ उतनी आसानी से नीचे आ जाए, ठीक है। तो डस्ट क्या करता है, उसकी जो पोजीशन थी ऊपर जाने के बाद, जो पोजीशन रही है डस्ट पोजीशन, वो उसी को मेंटेन करता है, ठीक है। जब वो उसको मेंटेन करता है तो हमें लगता है डस्ट क्या कर रही है, उड़ रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है, डस्ट नहीं उड़ रही है उस टाइम पर्टिकुलर, तो उस टाइम उड़ नहीं रही है, वो वहां पर हमें दिखती है। क्यों, क्योंकि इनर्शिया की वजह से। क्लियर। तो ये चीजें हैं, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया। देखिए, फिर फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बिल्कुल, है ना, हमें यहाँ से ही तो पता चला कि फोर्स क्या होती है। फोर्स वो एक्सटर्नल पावर होती है, एक्सटर्नल कॉज होती है, जिसकी वजह से इनर्शिया को अपोज किया जाता है, यानी इनर्शिया मतलब जो इनर्शिया ऑफ स्टेट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन है, उसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। और बॉडी को मूवमेंट में, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूवमेंट में लाया जा सकता है, या बॉडी मूव कर रही है तो उसको रेस्ट में या उसकी स्पीड बढ़ाई या घटाई जा सकती है। क्लियर। तो वो चीज़ फोर्स होती है। देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन प्रॉपर दिया है कि फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी। क्लियर। तो ये चीज फोर्स होती है, फोर्स वो एक्सटर्नल कॉज होती है जिस जो जब बॉडी पर काम करती है तो उसको चेंज करती है। क्या चेंज करेगी, उसकी इनिशियल स्टेट को। इनिशियल स्टेट उसकी रेस्ट पोजिशन भी हो सकती है, इनिशियल स्टेट उसकी मोशन कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो रेस्ट में है तो उसको मोमेंट में लाएगी, मोशन में है तो उसको रेस्ट भी कर सकती है, उसकी स्पीड कम या ज़्यादा भी कर सकती है, दैट इज व्हाट फोर्स। क्लियर। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है, अपने वो कराटे किड्स देखे होंगे ना, कराटे वगैरह के जो पर्सन्स रहते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो पत्थर को तोड़ देते हैं, जबकि आपने देखे उनके हाथ जो हैं पतले हो सकते हैं, या वो लोग खुद कमजोर हो सकते हैं, फिर भी पत्थर को कैसे तोड़ देते हैं।
पत्थर को इसलिए तोड़ पाते हैं क्योंकि वहां पे मोमेंटम काम करता है, ठीक है। उनकी बॉडी पावर उतनी काम नहीं कर रही। क्या होता है कि किसी चीज की पावर होती है, किसी चीज में मास होती है ना, वेट मास। एक्चुअल में क्या होता है, वेट और मास अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फिलहाल हम यही मान के चलें। देखिए, मास होता है और साथ में वो बहुत ही तेजी से उस पर अटैक करते हैं। जब अटैक करते हैं तो उनकी वेलोसिटी भी बढ़ती है ना। वेलोसिटी मीन्स व्हाट? जब ये अटैक हो रहा है तो दिस इज इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि मूवमेंट लेता हुआ जा रहा है जिग स्ट्रक्चर में, नहीं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वेलोसिटी, ठीक है। तो मास है और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो उस पर अटैक कर रहा है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आता है, ठीक है, दोनों का जो रिजल्ट आता है, दैट इज नोन एज व्हाट? मोमेंटम। और वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो जब ज्यादा होता है उस वजह से वो पत्थर टूट जाता है, ना कि उस पर्सन में ज्यादा पावर है। समझ पा रहे हैं? कई बार होता है कि पावरफुल पर्सन भी जो है पत्थर नहीं तोड़ पाते बिकॉज दे कांट प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो वो चीज है मोमेंटम। फिर यहाँ से हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम बिल्कुल प्रोडक्ट है किस चीज़ का? मास और वेलोसिटी का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग बॉडी, क्योंकि वो मूव कर रहा था, ठीक है। और इस तरीके से वो मास और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों होगी वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज यहाँ पर कौन है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन की वजह से वो खुद एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और फिर ये भी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये देखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड कहाँ से आ जाता है? मास की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मास के लिए मैं बोलूंगा किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड, तो क्या आएगा? kgm/s आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है ना, वो रेट ऑफ चेंज है मोमेंटम में। क्या है? रेट ऑफ चेंज। तो जिस तरीके से ये चेंज रहेगा, जिस रेट में चेंज होगा ना मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये किस डायरेक्शन में प्लेस करेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हुई है, ठीक है। तो जो रेट होता है ना मोमेंटम के चेंज होने का, जो रेट रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? अप्लाइड फोर्स के, ठीक है। अभी आगे चीजें आएंगी, अभी पता चल जाएगा कैसे होगा। चलिए फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। एफ जो है डिनोट करता है किसको? फोर्स अप्लाइड को। ए डिनोट करेगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस को। ये याद रखें, आगे चैप्टर में आएगा तो बार बार नहीं बताएंगे। अच्छा, एम मतलब मास ऑफ बॉडी एंड एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, अभी इसको डिराइव करते हुए बताएंगे। क्लियर? चलिए, तो न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बताती है कि फोर्स रेट ऑफ मोमेंट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? that's why the formula derived is that is F is equal to ma, force is equal to mass into acceleration, ठीक है। चलिए देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बिल्कुल, यहाँ से आपको क्या मिलेगा? फोर्स की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू। ऊपर से तो डेफिनेशन मिला था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से डेफिनेशन मिला है, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या दे रहा है? उसकी वैल्यू दे रहा है, उसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी वो देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेकंड लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है या फर्स्ट लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है, तो बिल्कुल कौन देगा? सेकंड लॉ, ठीक है। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कंटेंट इन द सेकंड लॉ। न्यूटन का पहला लॉ बिल्कुल, फोर्स की डेफिनेशन भी इसके अंदर ही आ जाएगी, तो ये भी चीज है। चलिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे फेवरेट होता है लोगों का, सबको याद रहता है अक्सर। देखिए क्या है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। किसी भी तरीके का एक्शन हम करें तो वहां पर बिल्कुल उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं रिक्वायल ऑफ गन, ठीक है। जब हम शूट करते हैं, कभी शूट करें तो पता चल जाएगा, जब हम शूट करते हैं तो उससे जितनी फोर्स से गोली बाहर आती है, बुलेट्स बाहर आती हैं, ठीक है, सेम फोर्स जो है वापस हमारे हाथ पर, हमारे शोल्डर्स पर आता है, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है क्योंकि हमारी पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हो सकता है हम उसको झेल पाए, हम उतनी दूर तक कवर नहीं करेंगे, उतनी दूर डिस्टेंस तक नहीं जाएंगे जितनी दूर तक गोली जा रही है, बुलेट जा रही है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा क्योंकि हमारे अंदर क्या है? पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। उस छोटे से बुलेट के अंदर उतनी पोटेंशियल नहीं है, दैट्स वाई वो इतना बड़ा डिस्टेंस कवर कर सकती है। अच्छा, मोशन ऑफ रॉकेट, ये कैसे?
मोशन ऑफ रॉकेट आपने देखा होगा, जब भी रॉकेट लॉन्च होते हैं तो उसके नीचे वो आग सा आता है, ठीक है। तो वो जो है क्या होता है, वो उसको जो है पंप करता है, यानी कि उसको फोर्स अप्लाइड करता है नीचे जमीन पर। जब नीचे जमीन पर जितना फोर्स अप्लाइड होता है, उसी फोर्स से वो ऊपर की ओर रॉकेट को भेजता है। सोचे कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है स्विमिंग। स्विमिंग में क्या होता है, हम हाथ पैर उस पे मारते हैं पानी पर, तो जिस जिस स्पीड से, जिस पावर से हम हाथ पैर मार रहे होते हैं, जिस फोर्स से हम हाथ पैर मार रहे होते हैं, उसी फोर्स से वो पानी हमको ऊपर की ओर धक्का देता है, ठीक है। तो पानी हमको ऊपर की ओर धक्का देता है और इसी वजह से हम लोग उस पर तैर पाते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप बात को? चलिए। अच्छा, वेल ड्राइंग वाटर फ्रॉम द वेल, बिल्कुल, है ना। जब हम वेल से कुएं से पानी निकालते हैं, तो अगर स्ट्रिंग टूट जाए, अगर जो रस्सी है जिसके थ्रू हम निकाल रहे हैं वो टूट जाए, तो जो पर्सन निकाल रहा होगा वो क्या कर जाएगा, पीछे गिर जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन काम कर रहा है वहाँ पे, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है वहाँ पे। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए इफेक्ट्स देखते हैं थोड़ा सा। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं फोर्स का। देखिए, फोर्स को हम देख तो सकते नहीं है, या देख सकते हैं? देख नहीं सकते, उसको फील किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है सिर्फ, ठीक है। तो फोर्स को देखा नहीं जा सकता है, फोर्स को जज किया जा सकता है उसके इफेक्ट्स से। अगर उसके इफेक्ट ही ना पता चले तो कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि फोर्स अप्लाइड था या नहीं था, ठीक है। तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या रहते हैं, देखिए। एक फोर्स जो है वो किसी स्टेशनरी बॉडी को, रुकी हुई बॉडी को मूव करा सकता है। फोर्स की वजह से कोई मूविंग बॉडी स्टॉप कंडीशन में आ सकती है। फोर्स जो है किसी चीज की स्पीड को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, चेंज कर सकता है उसकी स्पीड। फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज हो सकती है किसी मूविंग बॉडी की, ठीक है। और फोर्स की वजह से किसी चीज का शेप साइज भी चेंज हो सकता है ना। बैलून ले लें आप। बैलून को अगर हम दबाते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो वो क्या कर जाएगा, उसकी साइज चेंज हो जाएगी, यानी बस्ट कर जाएगा, तो साइज ऑब्वियसली छोटी हो जाएगी, या शेप उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि इससे ये इफेक्ट्स पड़ते हैं, इन इफेक्ट्स को लेते हुए हम इसकी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या होगी, ये देखिए। डेफिनेशन होगी कि अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस, ये एक प्रभाव है, विच टेंड्स टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ठीक है। किसी बॉडी को, स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकता है या किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है ना। विच टेंड्स टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, या विच टेंड्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से फोर्स का ये डेफिनेशन भी बन सकता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। देखिए, दो तरीके के फोर्स होते हैं मेनली। ये दो तरीके के फोर्स, वैसे तो बहुत सारे फोर्स आपने सुने होंगे ना, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स और भी बहुत सारे, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन मेनली अगर आप देखें ब्रॉड वे में, अगर देखें तो भाई दो तरीके के फोर्स होते हैं। ये दो तरीके के फोर्स क्या हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स। जो बैलेंस हो जाए वो बैलेंस फोर्स, जो बैलेंस ना हो वो अनबैलेंस फोर्स। अभी ये क्या चीज़ है, किस तरीके से कोई चीज़ बैलेंस या अनबैलेंस होती है, ठीक है। तो वो ज़रा समझते हैं। देखिए क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं पहले। दो पर्सन हैं और दोनों टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, ठीक है, रस्सी खींचने वाला गेम खेल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक पर्सन, पर्सन ए एंड देन पर्सन बी, दो पर्सन हैं, ठीक है। अभी ए जो है 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है अपनी ओर, 10 न्यूटन से उसको खींच रहा है। बी भी जो है वो 10 न्यूटन से ही अपनी ओर खींच रहा है। तो जब दोनों 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या ए बी को खींच पाएगा या बी ए को खींच पाएगा? बिल्कुल नहीं खींच सकता, ठीक है। तो वो खींच नहीं सकता। वो क्या करेंगे, वो ऐसा लग, हम अगर उसको देख रहे हैं, ठीक है, तो एज व्यूअर हम उसको देख रहे हैं तो हमें लगेगा दोनों मजाक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खींच ही नहीं रहे हैं, दोनों सिर्फ लेकर के खड़े हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन आएंगी, दैट इज व्हाट बैलेंस फोर्स, ठीक है। कोई बॉडी होती है, उस पर कई सारी फोर्स एक साथ अप्लाई हो रही होती है ना। उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है, उसमें खुद की फोर्स अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। तो बहुत सारी फोर्स अप्लाइड हो रही होती हैं। तो जब सभी फोर्स बराबर का उसमें पार्ट लेती हैं, यानी सभी फोर्स मिलजुल करके, यानी अपोजिट फोर्स और लगाई हुई फोर्स, ठीक है, क्या होता है जब एक्सर्टेड फोर्स एंड अपोजिट फोर्स जब इक्वल होती हैं, दैट इज नॉन एज व्हाट, बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? चलिए, और क्योंकि वो इक्वल रहेंगी इसलिए कोई इस पे वर्क नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई इस पे इफेक्ट नहीं दिखेगा,
ठीक है। तो जब इफेक्ट नहीं दिखेगा तो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगी, जैसे मैं बोलूँ 10 न्यूटन इधर लग रही है, 10 न्यूटन इधर लग रही है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। जब 0 रिजल्टेंट फोर्स आएगी तो रिजल्ट उस पर आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसको बैलेंस फोर्स कहा जाएगा, ठीक है। तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, द फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैंने अभी क्यों बोला कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्चुअल में क्या सब्ट्रैक्ट नहीं, आप उसको जोड़ सकते हैं। अब क्योंकि मैंने अभी इससे पहले क्या बोला था, एक्सर्टेड फोर्स एंड द अपोजिट फोर्स, तो अपोजिट जो होगा उसकी साइन क्या होगी, माइनस साइन होगी, एक्सर्टेड फोर्स की साइन प्लस होगी, तो प्लस और माइनस ऑब्वियसली अपने आप क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। जैसे +10 -10 दैट विल बी 0, क्लियर। अच्छा, a body under the action of balanced force does not change its position of rest, ठीक है। जो बॉडी एक्शन में रहती है ना बैलेंस फोर्स के, वो अपना पोजीशन नहीं चेंज करती। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट की पोजीशन नहीं चेंज करेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो उसको चेंज नहीं करेगी, और ऐसा लगेगा कि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फॉर द फॉलोइंग एग्जांपल्स, ठीक है। देखते हैं क्या एग्जांपल है। चलिए, सपोज द हैवी बॉक्स इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये देखिए, ये एक हैवी बॉक्स है, वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हैवी बॉक्स इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, लेट अस पुश दिस बॉक्स विद आवर हैंड्स, ठीक है। हमने उसको धक्का दिया तो वी फाइंड दैट द बॉक्स डज नॉट मूव, ठीक है। तो हमें ऐसा मतलब हम उसको मूव नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। तो जब मूव नहीं करा पा रहे हैं तो क्या होगा, तो एज मेनी एज 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, द 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, मतलब बॉक्स पे जो फोर्स एक्ट कर रही हैं वो क्या क्या फोर्स हैं, वो है फोर्स किस चीज़ की, फोर्स ऑफ हमारे पुश की, हमने जो उसको पुश किया वो एक फोर्स लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स आप लोग पढ़े होंगे 8th क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा अगर बता दूं तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है दो चीज़ों के, दो बॉडीज के बीच में लगता है, और वो अपोजिंग फोर्स होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्टेड है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है हमेशा, क्लियर। चलिए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, विच अपोजेस द पुश एंड डज नॉट अलाउ द बॉक्स टू मूव, ठीक है। मैंने बताया अभी हम पुश कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से वो अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स, तो वो भी लग रहा है। अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो उसको पुल करती है डाउनवर्ड्स, है ना। फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वो पुल कर रही है डाउन, तो फिर क्या होगा, एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, है ना, ऑन द बॉक्स अपवर्ड्स विच बैलेंसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी उसको पुल कर रही है नीचे, तो फोर्स ऑफ रिएक्शन भी लगेगा, यानी जमीन भी उसको क्या करेगी, पुश करेगी, ठीक है, पुल एंड पुश। तो इस तरीके की जो फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं ये चारों, तो उससे क्या इफेक्ट निकल करके आ रहा है कि हम उसको मूव नहीं करा पा रहे हैं, या अगर वो मूव कर रहे हैं तो हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, एक सेकेंड, ये चीज मैंने यहाँ से फोर्स लगाया, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये पॉजिटिव फोर्स हुआ, ठीक है। यहाँ से उल्टा इसका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो नेगेटिव हुआ, ठीक है। यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव हुआ, वापस ऊपर की ओर इसको पुश आ रहा है, तो ये चीज क्या हुआ, नेगेटिव फोर्स हुआ, प्लस माइनस सभी जीरो हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये बैलेंस्ड फोर्स बनेगा। हाँ, अगर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की बात हुई थी ना, अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता कहीं पे तो ऑब्वियसली वो बॉडी क्या कर जाती, मूव कर जाती, क्लियर। चलिए, प्लीज नोट दैट द फोर्स ऑफ आवर पुश ऑन द बॉक्स इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये बैलेंस क्यों हो रहा है, बैलेंस हो रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये जो हमारा फोर्स ऑफ हमारे पुश का जो फोर्स था वो बैलेंस किसके द्वारा किया गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा किया गया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस किसके द्वारा किया गया, फोर्स ऑफ रिएक्शन के द्वारा किया गया। सिमिलरली और भी हम एग्जांपल्स चेक करें तो क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, हम जैसे सूटकेस को पकड़ते हैं, ठीक है, एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सूटकेस इज 0, ठीक है, एंड डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, ठीक है। ये चीज है। टग ऑफ वॉर की मैंने बात की थी कि दो टीम्स हैं वो पुल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो रिजल्टेंट फोर्स अगर दोनों टीम की 0 है तो दो रोप डज नॉट मूव इन आइदर डायरेक्शन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टू टीम्स आर बैलेंस, ठीक है। तो लगेगा ही नहीं कि ये लोग एक दूसरे को खींच भी रहे हैं, ठीक है, ऐसा लगेगा वो सिर्फ लेकर के खड़े हैं, क्लियर। तो इस डिस्कशन से हमें पता चल जाता है कि भाई नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन स्टेशनरी बॉडी, ठीक है। अगर कुछ बैलेंस फोर्स उस पर किसी स्टेशनरी बॉडी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, मूव नहीं करेगी,
ठीक है, वो स्टेशनरी पोजीशन में ही अपना बची रहेगी, उसी में खड़ी रहेगी। ठीक है, अगर बैलेंस फोर्स काम कर रहे हैं किसी मोशन पे, मतलब यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी पे, ठीक है, तो फिर वो उसको उसकी स्पीड भी चेंज नहीं कर सकते और ना ही वो उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो वो अपने यूनिफॉर्म मोशन में बनी रहेगी। ठीक है, तो ये यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो। ठीक है, अगर जीरो ना हो, जैसे मैंने बोला था कि दो पर्सन है ए बी, वो टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, अभी मैं बोलूँ ए की जो फोर्स है वो 20 न्यूटन की है और बी की 10 न्यूटन की है, तो क्या होगा? तो 20 न्यूटन वाला उसको अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, दैट इज अनबैलेंस फोर्स, तो रिजल्ट हम उसका देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, ध्यान रखें नॉट जीरो, तो फोर्स को क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अच्छा, दैट इज अनबैलेंस फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, तो इसकी वजह से क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अपनी शेप साइज, ये सारी जो इफेक्ट्स हमने ऊपर पढ़े थे फोर्स के, वो हम देख पाएंगे। ठीक है, रिजल्ट में। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कभी नॉर्मली जनरली अगर हम बात करते हैं कि भाई उस पर फोर्स अप्लाई हुआ है, तो फोर्स अप्लाई हुआ है, और हम कब बात करते हैं? जब हम उसको फील कर पाते हैं, उसका इफेक्ट देख पाते हैं। तो जब इफेक्ट देख पाते हैं और कहते हैं फोर्स अप्लाई किया गया था उस पर, तो हम मेनली किस तरीके की फोर्स की बात कर रहे होते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स की। बात समझ पा रहे हैं? चलें, यहाँ पर देखते हैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि सपोज द टॉय कार है ना, सपोज द टॉय कार इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो उसको हम पुश करें, लेट अस पुश दिस कार विद आवर हैंड, वी फाइंड दैट द टॉय कार स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, हम देखते हैं कि वो क्या करेगी? मूव करने लगी। क्यों? उस पर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, फोर्स हमारे पुश का, फोर्स फ्रिक्शन का, क्योंकि पुश के अगेंस्ट में फोर्स जरूर अप्लाई होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि फ्रिक्शन से ज्यादा हमारा फोर्स रहा हो। ठीक है, ये चीज होती है। अच्छा, फोर्स ग्रेविटी का, तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमेशा अगेंस्ट फोर्स अप्लाई होता ही है, बस ये हो सकता है कि अगेंस्ट फोर्स जो आ रहा है वो कम हो एक्सर्टेड फोर्स से। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है चेंजेस हमें दिख सकते हैं आसानी से। क्लियर? चलिए, तो दूसरे एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। जब भी हम होल्ड करते हैं किसी सूटकेस को, ठीक है, when we are holding a suitcase above the ground, then the force of gravity acting on the suitcase is balanced by the upward force of our hands। ठीक है, हमने उसको खींच रखा है और नीचे से वो ग्रेविटी खींच रही है। ठीक है, तो दोनों का फोर्स बैलेंस होता है। लेकिन अगर हम उसको छोड़ दें, हाथ से उसको छोड़ दें सूटकेस को, सूटकेस क्या करेगा? गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि उस टाइम में अनबैलेंस हो गया फोर्स। ठीक है, जितना फोर्स ग्रेविटी ले रही थी उतना ही फोर्स हमारा हाथ दे रहा था, लेकिन जब हमने हाथ से छोड़ दिया तो वो एक ही साइड की फोर्स हो गई ना, तो ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा हो गई, तो वो क्या करेगी? खींच लेगी। ठीक है, चलिए, टग ऑफ वॉर में भी अगर एक टीम को अचानक से, मतलब वो छोड़ दे रस्सी को, तो छोड़ दे रस्सी को तो क्या होगा? सीधा सीधा फोर्स जो दूसरा पर्सन अप्लाई कर रहा था उसी की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो वो अपना ले दे करके गिर जाएगा रस्सी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस आती हैं अनबैलेंस फोर्स से। क्लियर? चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल, एक चीज मैंने अभी बताया था ना कि जब भी हम कहते हैं कि फोर्स अप्लाई हुआ है, फोर्स अप्लाई होने का मतलब हमने उसको इफेक्ट को देखा। तो जब हमने उसके इफेक्ट को देखा और बोला फोर्स अप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हम किस तरीके की फोर्स की बात कर रहे हैं? अनबैलेंस फोर्स की। क्लियर? चलिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा हमने थोड़ा सा पार्ट उसका देखा था, लेकिन उसको हम पूरी तरीके से थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं। चलिए, देखिए, न्यूटन थ्री लॉज दिए थे ये। न्यूटन हैज गिवन थ्री लॉज डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी, ये सभी लॉज को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोला गया। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें प्रिसाइज डेफिनेशन देता है किस चीज का? फोर्स का, और स्टेब्लिश करता है रिलेशन बिटवीन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड स्टेट ऑफ मोशन एक्वायर्ड बाय इट। ठीक है, फोर्स और उसके स्टेट ऑफ मोशन वगैरह के बीच में जो है एक रिलेशनशिप अप्लाई करता है, रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, तो वो होता है न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तीन तरीके के लॉज होते हैं, हमने उसको ऊपर देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा। तो बॉडी जो है अपनी रिमेन करती है अपनी रेस्ट कंडीशन को, या अगर वो मूव कर रही है तो अपने यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन को रिमेन करती है। लेकिन क्या होता है, उस पर को जब तक कब तक उसको वो रिमेन कर सके, रिटेन कर पाएगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल कॉज ना आए उसके मूव करने का या उसके चेंज ऑफ स्पीड का। ठीक है, जब वो एक्सटर्नल कॉज आता है तो वो चेंज कर देती है अपनी स्पीड को, या फिर वो रेस्ट कंडीशन में आ जाती है, मूव करने लगती है। ठीक है, तो यानी चेंजेस हुए, तो चेंजेस हुए, दैट इज नॉन एज व्हाट? दैट एक्सटर्नल कॉज इज नॉन एज
force. ठीक है, तो it should be noted that by saying an external force we mean a force from outside the body. Clear? अच्छा, टेंडेंसी क्या होगी? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज नोन एज व्हाट? इनर्शिया. बताया था ना. तो अपनी अपनी पोजीशन में रिमेन रखने की जो पावर रहती है, टेंडेंसी रहती है, अपोज करने की जो पावर रहती है, दैट इज नोन एज व्हाट? इनर्शिया. ठीक है. न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि हर बॉडी में इनर्शिया है. हर बॉडी में क्या है? इनर्शिया है. ठीक है. इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. ठीक है. जब ज़्यादा रहेगी इनर्शिया किसी बॉडी की तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड. भाई अगर उसको हिलाना है, मुझे उसको मूव कराना है या उसको रोकना है, तो मुझे अगर इनर्शिया ज़्यादा है तो मुझे उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता. ठीक है. तो ये चीज़ है. अच्छा, इनर्शिया क्या होता है? मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. ठीक है. तो जितनी मास है उस बॉडी की ना, वही इनर्शिया है एक तरीके से. ठीक है. तो अभी किसी चीज़ का मास ज़्यादा हो, सपोज मैं बोलूँ कि अगर मुझे किसी जानवर को ले लेते हैं या किसी पर्सन को ही ले लेते हैं, कोई एक दुबला पतला आदमी है, वो एकदम से दौड़ता हुआ आ रहा है, आपको उसको रोकना है. ठीक है. तो आपने उसको एकदम से स्टॉप किया, तो हो सकता है वो थोड़ा एक आधा मीटर आपको पीछे धकेलता हुआ ले जाए, लेकिन वो रुक जाएगा अल्टीमेटली. ठीक है. लेकिन अगर कोई बहुत भारी सा पर्सन है, ठीक है, वो एकदम से दौड़ता हुआ आ रहा है, आप उसको रोकेंगे तो वो आपको लंबी डिस्टेंसेस तक घसीटता हुआ लेके जाएगा, और मे बी कि आप उसको रोक ना पाए, वो आपको अपने साथ लेके जाए. ठीक है. तो ये चीज़ें आती हैं. ये इनर्शिया उसके मास के अकॉर्डिंग रहेगा. मास जितनी उतनी ही इनर्शिया. ठीक है. चलिए. टू ओवरकम द इनर्शिया एंड मेक अ बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट वी मस्ट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स. और वो एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए? इनर्शिया से ज़्यादा. ठीक है. अब देखिए क्या है, हम यहाँ पे इसका अभी तो हमने एक पार्ट पढ़ा, अभी यहाँ पे सेकंड पार्ट पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, जो ये कहता है कि बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू मूव अनलेस अ फोर्स कंपल्स इट टू चेंज. हमने अभी पढ़ा कि रेस्ट से मोशन में कैसे लाएं. ठीक है. अभी यहाँ पे देखेंगे कि जो चीज़ ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो अपनी स्पीड कैसे चेंज करे या वो रुके कैसे. ठीक है. तो ऑब्वियसली सेम चीज़ है, वहाँ पे भी उसकी इनर्शिया है, उस इनर्शिया से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ रुक सकती है, अपनी स्पीड चेंज कर सकती है. ठीक है. पहली साइड में इट वुड बी अपीयर टू रॉन्ग दैट बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन विल कंटिन्यू टू मूव. है ना. अगर हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो सेम स्पीड में चलती रहेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा. अगर उस पर फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाएगी तो वो उसकी स्पीड चेंज भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो चीज़ रेस्ट कंडीशन में भी आ सकती है. समझ पा रहे हैं आप? चलिए देखते हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, ये क्या दे रहा है? डेफिनेशन दे रहा है. अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था. ठीक है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या दे रहा है? डेफिनेशन दे रहा है फोर्स का. ठीक है. ये कहता है कि फोर्स एक चीज है, एक कॉज है जो चेंज करता है या टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी. और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी. क्यों है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी? अभी आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन में ही रखता है. ठीक है. उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहते हैं. इसी वजह से फोर्स भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स भी एक डायरेक्शन में लगता है. ठीक है. चलिए, तो ये चीज़ है. अब आते थोड़ा मोमेंटम पर. मोमेंटम के बारे में भी ऊपर बताया था. मोमेंटम के बारे में बताया तो था, लेकिन इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको वर्ड टू वर्ड देखते हैं ज़रा. ठीक है. इंपॉर्टेंट है. देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है कि अगर क्रिकेट बॉल हैवियर होता है टेनिस बॉल से, हमें मालूम है. तो सपोज वी थ्रू अ क्रिकेट बॉल एंड अ टेनिस बॉल, दोनों को हम फेंकते हैं और दोनों की स्पीड सेम रखते हैं या वेलोसिटी सेम रखते हैं, तो हम देखेंगे कि मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल. अगर क्रिकेट बॉल को रोकना है, किसी को सामने से कोई कैच कर रहा है, तो उससे जो है ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी क्रिकेट बॉल के लिए, ना कि टेनिस बॉल के लिए. ठीक है. तो ये चीज़ है. ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिकेट बॉल के पास मास ज़्यादा है टेनिस बॉल से. अभी मैंने बताया था ना, मास इनर्शिया दोनों सेम चीज़ है. अच्छा, एंड लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द टेनिस बॉल. ठीक है. क्यों? क्योंकि उसकी मास से कम है, तो ऑब्वियसली उसका इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा. ठीक है. तो वी कुड कंक्लूड दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. बिल्कुल, है ना. जितनी मास ज़्यादा उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी जितना इनर्शिया ज़्यादा उतनी ही फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं? ठीक है. तो इस तरीके से फोर्स और मास जो है आपस में क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. अच्छा, नेक्स्ट आते हैं. अगर हम क्रिकेट बॉल को, ठीक है, अगर हम क्रिकेट बॉल को ना वी थ्रू
टू क्रिकेट बॉल्स ऑफ द सेम मास एट डिफरेंट स्पीड्स और वेलोसिटीज, अलग अलग स्पीड और वेलोसिटी पे हम उसको फेंकते हैं, एक को हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड पे फेंकें, एक को 20 मीटर पर सेकंड पे फेंकें, ठीक है। तो it will be found that more force is required to stop that cricket ball which is moving with a higher velocity, ठीक है। तो जो ज़्यादा वेलोसिटी में मूव कर रही थी, यानी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो मूव कर रही थी, उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, और जो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है उसको रोकने के लिए उतनी फोर्स की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से एक और चीज़ हमें पता चला कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ का, स्पीड का भी। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो जब फोर्स जो है, ध्यान रखें इस बात को, अभी आगे इससे फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मास के। फोर्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के, ठीक है। चलिए, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। जो क्वांटिटी रहेगी मोशन की बॉडी के अंदर, वो डिपेंड करता है किस पे, मास और वेलोसिटी पे, ठीक है। वेलोसिटी ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, मास बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी कितना मूव करेगी समझ सकते हैं। मास कम है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी बहुत ज़्यादा मूव कर सकती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो क्योंकि क्वांटिटी जो मोशन की रहती है ना बॉडी के अंदर, वो डिपेंड करती है उसकी मास और वेलोसिटी पे, और उसी को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, मोमेंटम। क्या दिया जाता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है हमने ऊपर पढ़ा था, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब जरा इसके फॉर्मूले पर ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम। p मतलब मोमेंटम होगा, p से डिनोट करेंगे मोमेंटम को हम, m फॉर मास ऑफ द बॉडी एंड v फॉर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्या होगा, इट इज क्लियर दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि इसकी मोमेंटम भी क्या है, जीरो। मास इनटू वेलोसिटी ना, मास जितना भी हो वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी जीरो है, तो ऑब्वियसली टोटल रिजल्ट क्या आएगा, जीरो का आएगा, ठीक है। इस वजह से मोमेंटम क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो हम बोलें कि कोई गन या बुलेट को फायर करने से पहले उसकी मोमेंटम क्या आती, तो हम क्या बोलेंगे, जीरो। क्यों, वेलोसिटी क्या है, जीरो, ठीक है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये मालूम है हम लोगों को, ठीक है। अच्छा, द एसआई यूनिट क्या होगी मोमेंटम की, वो होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यों, अभी बताया था मैंने, मास इनटू वेलोसिटी रहता है, तो मास के लिए किलोग्राम एंड वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, तो इस तरह से केजी डॉट मीटर पर सेकंड, डॉट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, क्लियर। अच्छा, केजी मीटर सेकंड पावर -1 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो डिनोमिनेटर में रहते हैं, है ना, उनकी जो भी पावर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में s है, तो अगर वो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या है, 1 है ना, वो चीज़ नेगेटिव में आ जाएगी, यानी s पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। मोमेंटम इज कंसीडर टू बी अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है। तो ये मेजर करता है किसको, क्वांटिटी ऑफ मोशन को, किसी मूविंग बॉडी की जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसको मेजर करता है मोमेंटम, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमें पढ़ा था ऊपर, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिए, ये इंपॉर्टेंट है उसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। देखिए, द लिंक बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये जो फोर्स और मोमेंटम का लिंक है ना, वो किधर बताया गया, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया। तो क्या करना है इसका, इससे कैसे निकलेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, अभी देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जो रेट ऑफ चेंज रहेगा मोमेंटम का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स, ठीक है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी है उसको ऑब्टेन कैसे करेंगे, उसको जो रेट जो ऑब्टेन करना है वो कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, वो चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम टेकन, उसी से तो रेट आता है ना, कि कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है और कितने टाइम में चेंज हो रहा है, दैट विल बी द रेट, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन के, ठीक है। तो ये इस तरीके से रेट निकल के आएगा, ठीक है। रेट कैसे निकलेगा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन से, अभी हमने ऊपर बोला कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज के, तो रेट ऑफ चेंज यानी चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। अभी ध्यान दें जरा फॉर्मूले पर, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज होने का मतलब क्या है, देखिए मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब चेंज क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी चेंज आई, मास तो सेम ही रहेगी ना बॉडी की, ऐसा तो नहीं कि मास बढ़ जाती है कम हो जाएगी, तो बॉडी की मास सेम है, वेलोसिटी ही चेंज हो सकती है, तभी मोमेंटम चेंज हुआ है, ठीक है। तो पहली वेलोसिटी रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, देन फाइनल वेलोसिटी रही होगी। फाइनल वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, v, एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, u, ठीक है। तो एम वी करेंगे तो हमें फाइनल वेलोसिटी आएगी, एम यू करेंगे, यू मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी, तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी दैट इज एम यू, ठीक है। तो उससे जो है हमें इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एम वी माइनस एम यू, और टाइम टेकन के लिए टी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एम हमने यहाँ से कॉमन लिया तो अंडर ब्रैकेट में बचेगा बी माइनस यू और अपॉन
टी। अब ये देखिए जरा आप, m मतलब मास हुआ, v माइनस यू दैट इज वेलोसिटी। अच्छा, और ये टाइम। लेकिन अगर आप इसको ज़रा चेक करें, एक सेकेंड, इसको ज़रा चेक करें इस दूसरे तरीके से, तो वो क्या है कि ये चीज़ डिफरेंस इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था मोशन में, उसको क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन इज एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन। इस तरीके से फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। अच्छा, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर देखिए रिलेशन हम इस तरह से लें कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए कैन बी टर्न्ड इनटू एन इक्वेशन। इसको एक इक्वेशन बना सकता हूँ, कैसे बनेगा, कांस्टेंट लिख करके। एक कांस्टेंट होगा के को हमने लिखा, तो इस तरह से बना फोर्स इज इक्वल टू के एम ए। ठीक है, के एम ए। के को अगर मैं 1 ले लूँ, उसकी एसआई यूनिट 1 ले लिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये 1 हो जाएगा तो फोर्स इंटू 1 ma, 1 ma मतलब ma, तो फोर्स इज इक्वल टू ma, दैट विल बी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, एक बात बताइए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन अगर मैं इस तरीके से करूँ, ठीक है, तो एक्सीलरेशन को हम यहीं रखते हैं, मास को इधर ले जाएं, तो फोर्स बाय मास इज इक्वल टू एक्सीलरेशन हो जाएगा। जैसा आप यहाँ पे देखें, ये देखिए ये चीज़, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, है ना। क्यों, क्योंकि मास को उठा करके इसके डिनोमिनेटर बना दिया गया, एक्सेलरेशन यहीं पे रहेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। अब इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स का क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और एक्सेलरेशन मास का इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी एक्सेलरेशन अगर डबल होगा तो फोर्स भी क्या होगी, डबल। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर डबल होगा तो फोर्स डबल होगी। एक्सेलरेशन हाफ होगा यानी बाई 2 किया जाएगा, तो फोर्स को भी बाई 2 करना पड़ेगा, यानी हाफ करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और मास के साथ अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन डबल होगा तो मास को हाफ करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन हाफ होगा तो मास को डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से निकल करके आती है। चलिए, यहाँ पे लिखा भी है, ये देखिए, the acceleration produced in a body is directly proportional to the force acting on it and inversely proportional to the mass of the body। और इस वजह से क्या होगा, if the mass of body is doubled its acceleration will be halved। और मास अगर हाफ होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डबल। ठीक है, एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है किससे, एन से। ठीक है, जिसको डिनोट किससे किया जाएगा, एन से। और एक न्यूटन, न्यूटन जो होता है वो फोर्स होता है किसी ऐसी बॉडी का। देखिए इसका डेफिनेशन भी ध्यान रखें, पूछा जाता है कई बार कि न्यूटन का डेफिनेशन बताएं। ठीक है, अ न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, ध्यान रखें मास ऑफ 1 kg, और प्रोड्यूस करता है एक एक्सेलरेशन कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से 1 न्यूटन बराबर हुआ 1 kg/1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो kg/ms²। ठीक है, ये कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको दे दिया जाएगा ग्राम में। ठीक है, आपको यूनिट्स जो दे दिएंगे, जो बॉडी की मास होगी वो ग्राम में दी जा सकती है, जो स्पीड होगी वो किलोमीटर/आवर में दी जा सकती है। आपको बोला जाएगा न्यूटन में इसकी फोर्स निकालें। ठीक है, तो आपको जब इस तरीके से करना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना चाहिए, और स्पीड को सॉरी एक्सेलरेशन को मीटर/सेकेंड स्क्वायर में ही कन्वर्ट करें। उसके बाद आप इसको निकालें, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्राम में जाएंगे तो वो डाइन बन जाएगा, क्योंकि सीजीएस यूनिट में वो चले जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे सीजीएस यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एसआई यूनिट की निकालना चाहते हैं, एसआई यूनिट जो कि एमकेएस के टाइप होता है। ठीक है, चलिए, इट शुड बी नोटेड दैट अ माइनस साइन फॉर एक्सेलरेशन। अब देखिए भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो माइनस में नहीं होगी, एक्सेलरेशन ही माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना। डायरेक्शन अगर पॉजिटिव जा रही है तो पॉजिटिव हुआ, जब वापस आएगा रिटर्न लेगा तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या माना जाएगा, माइनस साइन पे माना जाएगा। ठीक है, ये शो करता है कि एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द body। और इस तरीके से if a minus sign comes with the force, it will indicate that force is acting in a direction opposite to that in which the body is moving, simple। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर डायरेक्शन अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, फोर्स अपोजिट अप्लाइड हो रही है।
ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या एप्लीकेशंस होते हैं इसके एप्लीकेशन है कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। ठीक है, अगर हम किसी क्रिकेट बॉल को कैच कर रहे हैं तो हम उसको किस तरीके से कैच करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखते हुए कैच करेंगे, है ना। यानी क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड, आपने देखा होगा कोई कैच करता है तो ऐसा रोक करके कैच नहीं करता कि बॉल आएगी एकदम से वो कैच कर लेगा, नहीं, बॉल आती है उसको लेकर के पीछे जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी जो मोमेंटम आ रहा था ना उसको रेट को चेंज करता रहेगा। ठीक है, उसकी फोर्स को चेंज करेगा ताकि उसके हाथ पर ज़्यादा चोट ना लगे। ठीक है, तो दिस डन टू प्रिवेंट इंजरी टू द हैंड्स। अच्छा, कोई हाई जंपर की बात करें तो एथलेटिक्स मीट में कोई हाई जंपर होता है, एथलीट होता है, तो इट दैट इज प्रोवाइडेड आइदर अ क्वेश्चन और अ हीप ऑफ सैंड। ठीक है, क्यों दिया जाता है उसे, वो सीधा जमीन पे क्यों नहीं कूदने को बोलते। ठीक है, इसलिए क्योंकि जब वो क्वेश्चन या सैंड रहेगा उस पर वो गिरेगा तो वो धीरे धीरे उसको वो लेकर के नीचे जाएगी, देन ऊपर आएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, दिस इज डन टू प्रिवेंट इंजरी टू द एथलीट व्हेन ही फॉल्स डाउन आफ्टर मेकिंग अ हाई जंप। इससे क्या होगा, वो जो मोमेंटम का रेट है ना उसको चेंज कर देगा। ठीक है। अच्छा, एकदम सॉलिड चीज पे गिरेगा तो फिर ज़्यादा चोट लगेगी। अच्छा, द यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार, कार में सीट बेल्ट का क्यों यूज़ किया जाता है। देखिए, these days all cars are provided with seat belts for passenger to prevent injuries in case of accident। इससे क्या फ़ायदा है इसका, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या रिलेशन है इसका, ये रिलेशन है कि जब कार एकदम से रुक जाती है तो बॉडी जो है इनर्शिया की वजह से वो आगे की ओर जाएगी, आगे की ओर जाएगी तो उसका स्टेयरिंग वगैरह पे सिर लग के चोट लग सकती है, काफ़ी, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए वो सीट बेल्ट्स होती हैं कि वो जो फोर्स आया वो अपोजिट डायरेक्शन का, उसको धीरे धीरे रोका जाए, उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को धीरे धीरे कम किया जाए। ठीक है, इसके लिए होता है। तो ड्यू टू दिस द कार्स लार्ज मोमेंटम इज रिड्यूस टू जीरो इन वेरी शॉर्ट टाइम, है ना, एकदम से हो जाता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, उस चीज़ को रोकने के लिए ही हमारे पास क्या दिया जाता है, सीट बेल्ट। ठीक है, तो सीट बेल्ट कैसे काम करेगा, सीट बेल्ट स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट रहेगा जो कि पैसेंजर उसको पहने रहते हैं, कार इंक्रीज करेगी टाइम टेकन बाय द पैसेंजर। ठीक है, टू फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू लॉन्गर टाइम, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। ठीक है, जब इसमें टाइम लगेगा उसका सिर जो टकराएगा उस पर टाइम लगेगा, टाइम लगने की वजह से क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पैसेंजर का क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस होने की वजह से स्टॉप करने में जो फोर्स एक्ट्स होगा वो भी कम लगेगा। और पैसेंजर मतलब या तो छोटी थोड़ी बहुत चोट लग सकती है या तो बिल्कुल चोट उसे नहीं लगेगी। ठीक है, तो आज के चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, आज के चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्क्राइब करेंगे, इतना सा रहेगा। और ग्रेविटेशन का थोड़ा सा पार्ट हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो सेकेंड टर्म में आएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस आसानी से अपने गैजेट पर पहले मिल सकें। थैंक यू।